पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बना ली है। जन सुराज अभियान जन सुराज पार्टी में परिवर्तित हो गया है। जिस दिन प्रशांत किशोर ने ये पार्टी बनाई उसी दिन ये ऐलान भी किया कि हम 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही हम निपट लेंगे, सलट लेंगे, विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। विधानसभा 4 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है। रामगढ़, तड़ारी, बेलागंज और इमामगंज। ये वो सीटें हैं जहां अलग अलग दलों का वोट बैंक है और बिहार में स्थापित पार्टियां हैं और उनका गढ़ माना जाता है, जैसे जहानाबाद, भूमिहार, यादव समीकरण वहां, और इसी तरह से दूसरी सीटों पर तरारी सीपीआई-एमएल की सीट है। तो बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं उसके वोट बैंक में सेंधमारी लगा पाएंगे प्रशांत किशोर, उसका तिलिस्म तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर। और ये बड़ा चैलेंज नहीं ले लिया प्रशांत किशोर ने, पार्टी बनाई और तुरंत उपचुनाव में। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, प्रशांत किशोर बिहार में स्थापित पार्टियों का तिलिस्म इतनी जल्दी तोड़ पाएंगे? विधानसभा चुनाव का तो मामला समझ में आता है, स्थापित होने के लिए 1 साल का वक्त उनको मिलेगा, लेकिन 4 विधानसभा की सीटें और अभी हाल ही में पार्टी का ऐलान और 1 महीने बाद नवंबर में संभवतः उपचुनाव बिहार में होंगे। आसान है चुनौती पीके के लिए? देखिए, पीके ने खुद बड़ी चुनौती ले ली है। 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, सीटों के लिए जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां पर अभी पीके गए नहीं है जी। अभी तो 60% बिहार को ही कवर कर पाए हैं, 2 साल से घूम रहे हैं। अभी उन इलाकों में गए नहीं है, वहां पर उन्होंने पदयात्रा नहीं की है जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। एक तो बड़ी चुनौती है कि क्या उपचुनाव के पहले उन क्षेत्रों में जाएंगे ही जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है और कहा यह भी जा रहा है कि के राजनीतिक दल के सामने आने के बाद स्थापित पार्टियां यानी आरजेडी और जेडीयू, बीजेपी, सबकी चिंता बढ़ गई है जी। और समय है अभी प्रशांत किशोर के पास, आधा बिहार घूमना है, 1 साल का समय है। लेकिन अब उपचुनाव में तो ज्यादा समय है नहीं और उन्होंने चुनौती ले ली है कि अब भाई उपचुनाव में 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो पीके अगर इन 4 सीटों को जीत लेते हैं तो विधानसभा चुनाव में 150 के पार जाएंगे, ये भी जान लीजिए। अगर नहीं जीत पाते हैं तो 5, 7, 10 के भीतर ही सिमट जाएंगे, ये भी खतरा है। तो उन्होंने बड़ी चुनौती ले ली जी। तो क्या चमक दमक होगी प्रशांत किशोर की कि ये उपचुनाव बता देगा? और विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, यह भी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बता देगा? देखिए, प्रशांत किशोर समझा रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं कि भाई आप वोट देते रहे हैं जाति के नाम पर। आप यादव हैं तो लालू यादव को वोट देते रहे हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए वोट देते रहे हैं। आप कुर्मी कुशवाहा हैं तो नीतीश कुमार के लिए वोट देते रहे हैं, ब्राह्मण हैं तो बीजेपी के लिए वोट देते रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट नहीं दिया। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों की चिंता करिए, दूसरों की चिंता बाद में करिए। अपने बच्चों के भविष्य को सामने रखकर आप वोट करिए। अगर उनकी ये बात समझ जाती है जनता, बिहार की जनता अगर वाकई अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट करती है तो प्रशांत किशोर सब पर भारी पड़ेंगे। देखिए, कारण ये है कि नीतीश कुमार ठीक है, सुशासन बाबू हैं, उन्होंने अच्छा काम भी किया है, लेकिन अब उनकी आखिरी पारी है। लालू यादव अब राजनीति में है नहीं सक्रिय। तेजस्वी यादव के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पिता और माता का जो राज रहा है और उसको लेकर जो परसेप्शन रहा है वो आड़े आ रहा है। उनको हर तबके का, हर जाति मजहब का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बीजेपी का हिंदुत्व वाला कार्ड है, लेकिन वहां बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यक गोलबंद हो जाते हैं और इस वजह से तेजस्वी यादव लड़ाई में आ जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की बात जब समझ जाएंगे लोग, अगर अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट करेंगे तो बदलाव के लिए वोट करेंगे। बदलाव के लिए वोट करेंगे तो उसका सीधा फायदा उनको मिलेगा। अगर विधानसभा के उपचुनाव में बिहार के लोगों ने बदलाव के लिए वोट कर दिया, अगर प्रशांत किशोर 4 में से 4 सीटें जीत गए या 3 भी जीत गए, बिहार के केजरीवाल साबित होंगे। तो बिहार के केजरीवाल साबित हो जाएंगे। बिल्कुल। एक दूसरा पहलू यह भी है सर कि आप
कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो ठीक है, 100-150 सीटें वो जीत जाएंगे विधानसभा चुनाव में, अगर उपचुनाव में वो सफल रहे तो। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू है कि सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर हार गए तो फिर भी एक फैक्टर ये है कि फैक्टर तो है उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर, उनके लड़ने का नुकसान किसको हो रहा है? जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे, इंडिया गठबंधन को, या एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर उपचुनाव में हार जाएंगे इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अब विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, करेंगे परफॉर्म, जी। लेकिन जिस रिजल्ट की उम्मीद वो कर रहे हैं जी। कि भाई 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, जी। वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, जी। क्योंकि बिहार की जनता जब उनकी बात मानेगी नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट नहीं करेगी, जाति मजहब के नाम पर वोट करेगी, अगर यादव तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए वोट करेंगे, कुर्मी कुशवाहा नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए वोट करेंगे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे भूमिहार, तो कहाँ से बदलाव आएगा? फायदा नुकसान भी समझना जरूरी है ना, कि लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा, किसका मुझे नुकसान लगता है होगा। कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो नुकसान सबको होगा। जी। देखिए, पहला नुकसान तो सीधा दिख रहा है और सब लोग इसी पर फोकस भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को, कि उनका एम वाई समीकरण है जिसकी बदौलत लालू यादव सत्ता पर काबिज रहे। मुसलमान आकर्षित है क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको टिकट दिया जाएगा, तो ये तो किसी दल ने नहीं किया। कांग्रेस आरजेडी को वोट तो मुसलमान देते ही रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के डर से ही बीजेपी को रोकने के लिए देते हो, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। आज भी देख लीजिए, बिहार विधानसभा में, लोकसभा में कितने मुसलमान हैं, क्या हालत है, हाशिए पर है। तो उनको मौका मिल रहा है अगर, तो उम्मीद भरी नजरों से प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं, तो सीधा नुकसान तो एम वाई समीकरण को दिख रहा है। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो बीजेपी के साथ अभी तक रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के भविष्य को देखकर प्रशांत किशोर की बात मानकर विकास को मुद्दा बनाकर वोट कर सकते हैं, बदलाव के लिए वोट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सेंध हर जगह लगा तो प्रशांत किशोर थोड़ी नहीं है, अगर सेंध लगाएंगे तो बड़ी सेंध लगाएंगे बीजेपी के वोट बैंक में भी और इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में भी, और इसी उम्मीद से वो कह रहे हैं कि हम 150 सीट जीतेंगे तो मेरी हार होगी। वो 200 से ज्यादा सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लोग वाकई विकास को मुद्दा बनाकर बदलाव के लिए वोट कर देंगे तो कुछ भी हो जाएगा। देश ने ये देखा है, दिल्ली में तो कम से कम देखा ही नहीं, अभी क्या है कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है जी, जिसको मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट कर सके। अब पहली बात तो है, सम्राट चौधरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको ब्रेक लगा दिया, बीजेपी नहीं लगा दिया, रुक गए। तो बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है। और नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। ये सही समय है प्रशांत किशोर के लिए। तो प्रशांत किशोर जो अभियान चला रहे हैं, उसकी वजह से एक विकल्प के रूप में तो सामने आ ही गए हैं, लोग उनको विकल्प के रूप में तो देख ही रहे हैं। ठीक है, इस चुनाव में सरकार नहीं बना पाए तो 2029 तो उनसे कोई नहीं छीनेगा, लेकिन फिर भी स्थापित हो जाएंगे 25 स्थापित हो जाएंगे, और 2029 प्रशांत किशोर का ही होगा। क्योंकि देखिए, अब युवा नेता ही के हाथ में जाएगी कमान। नीतीश कुमार 29 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लालू यादव तो बाहर है पहले से ही, रामविलास पासवान है नहीं, जो चिराग पासवान होंगे, तेजस्वी यादव होंगे और प्रशांत किशोर होंगे। यही ना 3 नेता हैं जो लाइमलाइट में हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी अपनी पार्टी भी है। तो प्रशांत किशोर साफ है भाई, बताने का जरूरत है कि चिराग पासवान पर भी भारी पड़ सकते हैं और तेजस्वी पर भी भारी पड़ सकते हैं। चिराग पासवान की काट के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का पहला अध्यक्ष एक दलित को बना दिया, पासवान को बना दिया, मनोज भारती को। तो पहला कार्ड तो खेल दिया। लालू यादव के एम वाई समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के आबादी के आधार पर टिकट देने का ऐलान कर दिया। तो दोनों तरफ, चारों तरफ वो हमला कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को ये कह के कोई संतुष्ट कर ले, सांत्वना दे ले कि भाई नहीं, प्रशांत किशोर तो बीजेपी की मदद के लिए आया है, प्रशांत किशोर तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ। प्रशांत किशोर किसी के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। जो हल्के में लेगा उनको भारी पड़ जाएगा। अब तक तो काम करते रहे हैं सबके लिए, बीजेपी के लिए भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी के लिए भी काम कर चुके हैं, जगन रेड्डी के लिए भी, चंद्रबाबू नायडू, किसके लिए काम नहीं किया है, सबके लिए किया है। लेकिन वो तो एक प्रोफेशनल के तौर पर किया है। अभी प्रशांत किशोर सुराज, जन सुराज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको हल्के में लेना मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ जाएगा। तो सर थे हमारे साथ इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।